दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, तो आज मैं हाजिर हूं आपके पास और वो है वर्ग 9 का प्रोच सेक्शन से एक टॉपिक, एक चैप्टर जिसका नाम है इको एनालिसिस। दोस्तों, ये टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है और मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरी तरीके से देखें। ऐसे बच्चे जो वर्ग 9 में पढ़ते हैं वो इसे देखें और समझें। और वैसे शिक्षक जो नया नया टीचिंग करना शुरू किए हैं, जो नए नए टीचर बने हुए हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत होगी तो वे इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर उनसे किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को देखें और इसे खूब सारा प्यार दें। दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम बढ़ते हैं इको एनालिसिस के बारे में और बाकी की बात को हम चलते हैं आगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और देखते हैं इको एनालिसिस चैप्टर का। आज हम वर्णन करने वाले हैं इको एनालिसिस, जो कि हमारे 9th क्लास का चैप्टर है। इको एनालिसिस हम इसी के बारे में वर्णन करने वाले हैं, जिसके लेखक मोइरा केर एंड जॉन बेनेट है। दोस्तों, जहाँ बात करते हैं इको का, तो इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि। या साइंस की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो प्रतिध्वनि के बारे में हम आगे चल कर के वर्णन करेंगे, लेकिन यहाँ पर उस प्रतिध्वनि का ही बात किया गया है, लेकिन इसको जोड़ा गया है माइथोलॉजी से, यानी ग्रीक माइथोलॉजी से जोड़ा गया है, यानी पौराणिक कथाओं से इसे जोड़ा गया है। और जो ये नरीसस होते हैं, वास्तव में ये नरीसस एक फूल होता है और हम इसे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। नरीसस का ये जो फ्लावर है, ये जो आप देख रहे हैं, नरीसस का यह एक फूल है। और कह रहा है कि इसे मोइरा केर और जॉन बेनेट ने लिखा है। आगे पढ़ते हैं। द प्रेजेंट मिथ फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी इंट्रोड्यूस 2 पर्सन्स इको एंड नरीसस। ये जो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो ये कथा पढ़ने वाले हैं, ये ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। एक ग्रीक पौराणिक कथाएं हैं जिसमें 2 व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। एक इको है, दूसरा नरीसस है। Their names have a meaning in the myth that have been carried over our present day language. हमारे आज के बोलचाल की भाषा में इको का अर्थ दूसरा होता है और नरीसस का अर्थ दूसरा होता है, लेकिन माइथोलॉजी में इसी के बारे में वर्णन किया गया है कि यह किस तरीके से इको शब्द पड़ा और किस तरीके से नरीसस पड़ा। आगे बढ़ते हैं। द गिवन पीस हैज़ बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय मोइरा केर एंड जॉन बेनेट। तो ये जो दिया गया पाठ है, ये मोइरा केर के द्वारा दिया गया और जॉन बेनेट के द्वारा दिया गया है। और हम छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ है, वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग। एक छोटे से ग्रुप बनाइए और इसे डिस्कस कीजिए। नंबर 1, हाउ मच डू यू लव योर सेल्फ, कि आप स्वयं से कितना प्यार करते हैं। आप, मेरे ख्याल से सभी लोग खुद से ज़्यादा ही प्यार करता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इज लविंग वन सेल्फ गुड और बैड, क्या किसी से प्यार करना या खुद से प्यार करना क्या अच्छा है या बुरा। खैर, ये कहना क्या चाहते हैं, कभी मोइरा केर और जॉन बेनेट कहना क्या चाहते हैं, वो तो हम कहानी पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये क्या है इको एनालिसिस, इसके बारे में वर्णन करते हैं। कह रहा है कि नॉट मेनी मेन और इवन गॉड वेयर एज हैंडसम एज यंग नरीसस, सो फेयर वाज he that almost everyone who saw him fell in love with him that moment. कह रहा है, कभी देखिए क्या कहना चाहते हैं कि आदमी तो आदमी, यहाँ तक कि भगवान भी कोई ऐसा नहीं, उतना खूबसूरत नहीं था जितना खूबसूरत ये नरीसस नाम का आदमी था। जो नरीसस नाम का जो आदमी था, युवा था, यंग नरीसस जो था, वो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत तो कोई आदमी ही कहाँ, यहाँ तक कि कोई भगवान भी उतने खूबसूरत नहीं थे। और कह रहा है कि वो इतना खूबसूरत और गोरा था कि अगर कोई व्यक्ति उसे एक बार देख ले, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, ठीक उसी क्षण वो आदमी जो है उससे प्यार कर बैठेगा।
मतलब नरीसस जो आदमी है, नरीसस जो लड़का है, आदमी है, युवा है, राजकुमार है, जो भी आप कह सकते हैं, वो इतना खूबसूरत है कि अगर कोई भी आदमी उसे एक बार देख ले तो वो उससे प्यार कर बैठे। एक दिन की बात है, वन डे एज नरीसस रोम्ड द फॉरेस्ट विथ हिज हंटिंग कंपेनियंस ही वाज स्पाइड बाय ए वॉचफुल निम्फ इको। एक दिन की बात है, नरीसस जो है जंगल में शिकार करने के लिए गया था, हंटिंग कंपेनियन अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए गया हुआ था, और उसे एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा के द्वारा पीछा किया जा रहा था। कहने का मतलब हुआ कि जब नरीसस शिकार करने के लिए गया तो उसका एक पीछा कर रही थी जिसका नाम था इको। इको जो थी वह एक अप्सरा थी और नरीसस जो था वह एक युवा खूबसूरत राजकुमार था। आगे बढ़ते हैं। शी हैड वंस बीन अ ग्रेट चैटर रेडी टू टॉक एट एनी पासर बाई। कह रहा है लेकिन इको की एक बहुत कमी कहिए या खूबी कहिए कि इको जो है वो बहुत बकबक करने वाली थी। मतलब वो एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ज़्यादा बकबक करती थी, और वो किसी भी पासर बाई, किसी भी राहगीर जो गुजरता उस रास्ते से या उससे होकर के जो भी गुजरता, वो उससे किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर घंटों बात कर सकती थी। एंड ऑन सेवरल ओकेजन शी हैड डिटेन्ड गॉडेस हेरा with hours of casual talk, just as Hera was one of the point of stumbling upon Zeus with one of his elite loves। कह रहा है कि एक बार जो है इको जो है वह बात करने लगी हेरा से। हेरा जो थी वो एक गॉडेस थी, एक देवी थी, और वह जो है प्यार करती थी किससे? ज्यूस से प्यार करती थी। और हेरा जो है वो ज्यूस से मिलने के लिए जा रही थी कि अचानक जो है उससे मिल गई इको, और इको जो है उससे घंटों बातें करने लगी, जिससे क्या हुआ, हेरा का टाइम जो है बर्बाद हो गया। वो ज्यूस से मिलने के लिए जा रही थी, हेरा जो देवी थी, गॉडेस थी, वो ज्यूस से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन उसका टाइम बर्बाद कर दिया किसने? इको ने बर्बाद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इवेंचुअली हेरा ग्रीव सो एनवायर्ड दैट ही पुट ए कर्स ऑन इको। अब क्या हुआ? अंततः वो ये हुआ कि हेरा को गुस्सा आ गया, हेरा एनवायर्ड हो गई, गुस्से में हो गई, और उसने क्या किया? इको को श्राप दे दिया। और इको को श्राप क्या दिया? एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑन द अनफॉर्चुनेट निम्फ कुड से नथिंग बट द लास्ट फ्यू वर्ड दैट शी हियर्ड। तो हेरा ने उसे यह श्राप दे दिया कि तुम बहुत बकबक करती रहती है, अब जो है तुम ज़्यादा नहीं बोल सकती है। मैं तुमको श्राप देती हूँ कि अब तुम ज़्यादा नहीं बोल सकती हो, और बोलोगी भी तो क्या, कोई भी शब्द के केवल और केवल अंतिम के कुछ शब्द ही तुम बोल सकती हो। हेरा ने इको को यह श्राप दे दिया कि अब जो है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ, इको को यह श्राप मिल गया कि अब तुम्हें जो है केवल लास्ट के कुछ शब्द को ही सुनोगी और उन्हीं शब्दों को दोबारा तुम कह पाओगी। खैर आगे अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेम्बलिंग इको फॉलोड नरीसस थ्रू द ट्रीज। शी लॉन्गड टू गो क्लोजर टू हिम टू गेज अपॉन द ब्यूटी ऑफ हिज फेस, बट शी फियर्ड दैट ही वुड लाफ एट हर सिली स्पीच। कह रहा है इको जो है नरीसस का पीछा कर रही थी, और वो पेड़ों से होकर के गुजर रही थी, जा रही थी, और इको जो है वो नरीसस के क्लोजर जाना चाहती थी, नज़दीक जाना चाहती थी, ताकि जो है वो नरीसस को अच्छे से देख सके, उसके खूबसूरत ब्यूटी ऑफ हिज फेस, उसके खूबसूरत चेहरे को देख सके। बट शी फियर्ड, लेकिन वह डरती भी थी, दैट कि नरीसस जो है ही वुड लाफ एट हर सिली स्पीच, कि नरीसस जो है उसके ऊपर हंसेगा। अर्थात इको जो है वो नरीसस का फेस देखना चाहती थी, लेकिन वो डरती भी थी कि पता नहीं नरीसस क्या मेरे बारे में समझेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। बिफोर लॉन्ग नरीसस wandered away from his companions, and when he realized he was lost, he called in panic, "Is there anybody here?" अब आगे क्या होता है कि नरीसस जो है अपने दोस्तों से, जंगल में घूमते हुए नरीसस जो है वो अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है, और तब उसे महसूस होता है कि वो जंगल में खो चुका है।
जब नरीसस को यह एहसास होता है कि वह जंगल में खो चुका है, वह डर जाता है, पैनिक हो जाता है और पैनिक होकर के बुलाता है, इज देयर एनीबडी हियर, कि क्या कोई यहाँ है। अब चूंकि इको को तो श्राप मिला हुआ था कि उसे लास्ट के ही शब्द याद रहेंगे, तो उसे उस इको जो है सिर्फ लास्ट वाले शब्द को बोलती है। जैसे यहाँ पर जो लास्ट शब्द है हियर, उसे सिर्फ और सिर्फ लास्ट शब्द याद आते हैं यहाँ, और यही बात इको दोबारा बोलती है। मिस्टिफाइड, ये एक अचानक एक जादू जैसा हो गया। बाय द रिप्लाई नरीसस शाउटेड कम, नरीसस को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या जादू चल रहा है। तब वह जो है नरीसस बोलता है कम, यानी आओ। तो ये चूंकि लास्ट वाला शब्द है कम है, तो इको को भी वही सुनाई देता है, तो इको वही बात दोहराती है, कम शाउटेड इको भी चिल्लाती है कम। नरीसस वाज कंसीव्ड दैट someone was playing trick on him। अब नरीसस को यह बात का आश्वासन हो जाता है कि कोई जो है उसकी बातों को दोहरा रहा है, कोई जो है उसके पीठ पीछे जो है कोई ट्रिक कर रहा है, कोई चाल चल रहा है। Why are you avoiding me, तुम मुझे क्यों इनकार कर रहे हो, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। He called, नरीसस ने कहा। The only answer he heard was his own question repeated from the woods। और यही जो लास्ट वाली शब्द है वो नरीसस को दोबारा जो है यही बातें सुनाई देती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इसे भी लास्ट वाला शब्द ही सुनाई देता है, कम हियर एंड लेट अस मीट प्लीडेड नरीसस। नरीसस जो है अंत में यह प्रार्थना करता है कि आओ यहाँ मेरे पास आओ और हम लोगों को मिलना चाहिए, तुम क्यों मेरे साथ ट्रिक खेल रहे हो, आओ मेरे साथ मिलो। तो इको को भी लास्ट वाला शब्द याद आ गया, लास्ट वाला शब्द ही बोलेगी, लेट अस मीट। इको आंसर्ड डिलाइटेड, इको जो है खुशी पूर्वक बोली कि हाँ हमें मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सी ओवरकम हर साइनेस। अब जो है इको जो है अपनी शर्मो हया को छोड़ करके वो बाहर निकल करके आती है जहाँ से वो छिपी हुई रहती है, एंड क्रेप्ट फ्रॉम हर हाइडिंग प्लेस टू अप्रोच नरीसस। और वो जो है नरीसस के सामने आती है, बट ही सेटिस्फाइड नाउ दैट ही हैड सॉल्विंग द मिस्ट्री ऑफ द वॉइस। लेकिन नरीसस को यह बात का एहसास हो जाता है कि उसने उस जादू से पर्दा हटा दिया कि कौन मेरे आवाज़ के पीछे दोबारा आवाज़ से बोल रहा था। इसीलिए नरीसस को गुस्सा आ जाता है, एंड रफली पुशेस हर अवे एंड रैन। और वो क्या करता है, इको को धक्का दे देता है और वहाँ से भाग जाता है। I would die before I would have you near me, he shouted mockingly over the shoulder। अब वो जब भागने लगता है, नरीसस जाने लगता है वहाँ से, तो वो बोलता है कि मैं तो इससे अच्छा मर जाना पसंद करूँगा अगर तुम दोबारा मेरे नज़दीक आई। और यह बात उससे हो करके यह बात उसने मजाक के रूप में ही बोला। अब लेकिन इको को जो है बहुत बुरा लगता है, इको को बहुत हर्ट होता है। भाई लगेगा भी, है तो लड़की तो ऐसे ही हर्ट हो जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं। आई वुड डाई हेल्पलेस इको हैड टू कॉल आफ्टर हिम। हेल्पलेस, अब इको जो है असहाय हो जाती है, वो सोचती है कि उसका पीछा करें या नहीं करें। आई वुड हैव यू नियर मी, और जो है उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो क्या करें। इको को जो है बहुत ही हर्ट हो जाता है, वो बहुत ही बुरा फील करती है। द निम्फ वाज सो एम्बैरेस्ड, वो जो अप्सरा थी वो बहुत ही एम्बैरेस्ड हो जाती है, वो बहुत ही जो है शर्मा जाती है और बहुत ही जो है उसे बुरा फील होता है। एम्स्ड, अपने आप पे वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है, और इस वजह से वो क्या करती है इको, सी हिड हर सेल्फ इन अ डार्क केव। वह अपने आप को एक अंधेरे गुफा में जा कर के बंद कर ली, यानी वह एक सीधे जो है जा कर के एक अंधेरे गुफा में जा कर के बंद हो गई। एंड नेवर केम इन टू द एयर एंड सनलाइट अगेन, और उसने इस बात का प्रण लिया कि वह अब आज के बाद कभी भी सूरज के प्रकाश में नहीं आएगी। कह रहा है आगे है, हर यूथ एंड ब्यूटी विथड्रॉ अवे। अब धीरे धीरे वाइटर्ड अवे, धीरे धीरे उसकी जो है जवानी और खूबसूरती खत्म होने लगी, मुरझाने लगा। एंड हर बॉडी बिकेम सो सरकेन एंड टीनी दैट द इवेंचुअली सी वैनिशेस टुगेदर, और धीरे धीरे उसका शरीर जो है सूख करके पतला हो गया, टीनी हो गया, पतला हो गया, और इवेंचुअली धीरे धीरे क्या हो गया,
वो गायब हो गई, अर्थात वो मर गई उसी में, उसी गुफाओं में, उसी कंदराओं में जा वो मर चुकी थी। ऑल दैट वाज लेफ्ट was the pathetic voice that still roamed the world, anxious to talk, yet able to only repeat her what others say। और सिर्फ इस प्रकार सिर्फ और सिर्फ केवल अंत की बातें ही आज भी वैसी गुफाओं में, वैसी कंदराओं में सिर्फ सुनने को मिलता है। मैंने वही बात शुरू में ही बताया था कि अगर, खैर हम आगे के बारे में बताएंगे, पहले पूरा ख़त्म कर लेते हैं। 15 पैराग्राफ। Poor Eco was not only one of the treated brutally by Narcissus. He had played with many hurt, and at last one of those he had sworn prayed to the god that Narcissus would someday find himself scorned by one he loved. The prayer was heard and granted। कह रहा है कि वो बेचारी एक अकेली इको ही ऐसी लड़की नहीं थी जिसके साथ नरिसस ने बुरा बर्ताव किया, बल्कि नरिसस को अपने चेहरे का इतना अधिक घमंड था कि वो बहुत सारे हर्ट यानी बहुत सारी लड़कियों के साथ उसने ऐसा ही काम किया था। वो किसी को वैल्यू नहीं देता था, सबके हर्ट के साथ मजाक करता था। और उसी में से किसी एक लड़की ने भगवान से प्रार्थना किया कि नरिसस के साथ में भी कुछ ऐसा ही हो, और उसका प्रार्थना स्वीकार कर लिया गया और ग्रांट भी कर दिया गया। देखते हैं आगे नरिसस के साथ क्या होता है। उसी दिन की बात, हम कहानी को आगे और बढ़ाते हैं। जब वहाँ से नरिसस भाग गया, उस लड़की को धक्का देकर, इको को धक्का देकर के जब भाग गया, तो फिर वो भागते भागते टायर्ड एंड थ्रस्टी फ्रॉम द हंटिंग, वो थक चुका था शिकार करते हुए। नरिसस थ्रू हिमसेल्फ डाउन बिसाइड ए स्टिल क्लियर पूल टू ड्रिंक। नरिसस को बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी और नरिसस जो है एक पूल के पास, जिसका पानी बहुत ही साफ पानी था, वो वहाँ पर उतर करके पानी पीने के लिए जा रहा था। एज ही लीन्ड ओवर द सनशाइन सरफेस, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने के लिए नीचे की तरफ झुका, ही सा द रिफ्लेक्शन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस ही हैड बीन एवर सीन। लेकिन जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, उसने उस पानी के सरफेस पर, उस पानी पर अपना ही चेहरा देख लिया, अपना ही रिफ्लेक्शन, अपना ही प्रतिबिंब देख लिया, और उसने आज तक से इतना खूबसूरत चेहरा कभी नहीं देखा था। हिज हार्ट ट्रेम्बल्ड एट द साइट, वो अपना ही चेहरा देख करके भाव विभोर हो गया। ही कुड नॉट टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम इट हिज ऑन इमेज, और वह अपना ही चेहरा देखता रह गया, वह अपना चेहरा हटा ही नहीं सका। वो नीचे उस पानी में प्रतिबिंब में अपना ही चेहरा देखता रह गया। कहा जाता है ऐसा कि फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, नरिसस रिमेंड देयर बिसाइड द पूल, बहुत लंबे समय तक नरिसस जो है उसी प्रकार से जो है वो पूल में देखता ही रह गया, उस पानी में अपना प्रतिबिंब देखता ही रह गया। नेवर रेजिंग हिज आइज फ्रॉम द सरफेस, उसने कभी अपना आँख उस चेहरे से हटाया नहीं, उस पानी से नहीं हटाया। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम मर्मरिंग वर्ड्स ऑफ लव, एट लास्ट हिज बॉडी विथ वाइटर्स अवे एंड बिकेम द स्टीम ऑफ ए फ्लावर। और कह रहा है कि ऐसा कहानियों में, ऐसा पौराणिक कथाओं में लिखा गया है कि उसका जो उसका बॉडी था, वो जिस तरह से वो झुका हुआ था, वह एक फूल के तना के रूप में बन गया। एंड हर हेड इज लवली गोल्ड एंड वाइट ब्लूम्स विथ स्टिल लुक इनटू द क्वाइट पूल एंड हिज इज कॉल्ड नरिसस। और जो उसका चेहरा था, जो चेहरा झुका करके देख रहा था, अब वह एक बहुत ही खूबसूरत सुनहला और वाइट कलर का जो फूल खिलता है, जो उस पुल में, वैसे ही साफ पुल में जो निकलता है, बनता है, वो नरिसस फूल बना। तो हम जिस तरीके से शुरू में ही बात किया कि इको और नरिसस के बारे में, तो इको का मतलब ही प्रतिध्वनि होता है, जबकि नरिसस जो होता है वो एक प्रकार का फूल होता है जो पाया जाता है साफ पानी में। और साइंस की दृष्टि में अगर देखा जाए तो इको जो होता है, जब किसी वस्तु से, जब किसी सतह से टकरा करके जब ध्वनि वापस आती है, कोई आवाज़ वापस आती है, इसी को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। तो ये तो साइंस की बातें हो गई और नरिसस से फूल की बात हो गई। लेकिन अगर माइथोलॉजी की बात की जाएगी तो माइथोलॉजी में इको और नरिसस को, इको जो थे वो बहुत ही खूबसूरत जो है अप्सरा थी, और नरिसस जो था वो बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति था। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 9th क्लास का इको और नरिसस चैप्टर को मैंने क्लियर किया। और इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है, जो ट्रू फॉल्स किया गया है, मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा और उसमें इसके बारे में वर्णन करूंगा। खैर, तब तक से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़
मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्द पहुंच पाए। और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आप ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।